मैं जानता हूँ कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा। वह अंतिम क्षण होगा। मैं की आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। इन पंक्तियों को कहने वाले उन महान क्रांतिकारी को आज दुनिया शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जानती है। भगत सिंह जी की यादों को संजोना और उनके प्रति आपके मन में जागी जिज्ञासा को शांत करना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात 20वीं सदी की है दोस्तों, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में कैद था। जहां एक और कुछ लोग शांति प्रियता से स्वराज्य चाहते थे, वही कुछ ऐसे भी थे जो अहिंसा, याचिका व प्रार्थनाओं जैसे इन शांति प्रिय मार्गों पर चलकर थक चुके थे। इसी दौरान 27 अथवा 28 सितंबर 1907 यह वह दिन है जब भगत सिंह का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा नामक स्थान पर हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान के हिस्से में है। उनका पैतृक गांव भारत के पंजाब में खटकर कला नामक स्थान पर है। वे एक पंजाबी जाट सिख परिवार से थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती कौर था, जिन्हें वीर माता के नाम से जाना गया। भगत सिंह जी की 3 बहनें और 4 भाई थे। उनका परिवार मुख्य रूप से किसान था, जो एक संपन्न जाट सिख परिवार था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से शामिल थे। जिस समय भगत सिंह मां के गर्भ में थे, उस समय उनके पिता व चाचा जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए गए औपनिवेशिकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उधर माँ विद्यावती कौर घर पर खासी परेशान थी। जेल से छूटने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस दिन सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन अंग्रेजों ने पिता किशनचंद और उनके चाचा को जेल से रिहा कर दिया। इससे परिवार वालों ने माना कि यह बालक भाग्यवान है, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें भागा वाला कहा, जिसे बाद में भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह भी एक आर्य समाजी व राष्ट्रवादी थे, अतः भगत सिंह के व्यक्तित्व को उनके परिवार व समकालीन क्रांतिकारियों तथा घटनाओं ने अत्यधिक प्रभावित किया था। उनका परिवार गद्दर पार्टी का समर्थक था और इसी कारण बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। शहीद क्रांतिकारी करतार सिंह सरावा, जो कि गद्दर पार्टी के सदस्य थे, भगत सिंह उनसे भी बहुत प्रभावित थे। जब 1915 में करतार सिंह सरावा को फांसी हुई, तब भगत सिंह की आयु लगभग 8 वर्ष थी और करतार सिंह सरावा की लगभग 19 वर्ष। बचपन में एक बार जब भगत सिंह अपने खेत में बंदूक की तरह दिखने वाली एक लकड़ी को बो रहे थे, तब पिताजी ने पूछा, ओए भगत, यह तू क्या कर रहा है? तब उत्तर में भगत सिंह ने कहा कि बापू, इंकलाबी हो रहा हूँ, धरती में बंदूकें बो रहा हूँ। इस एक बंदूक से अनेक पैदा हो जाएगी बापू, जो अंग्रेजों से लड़ने के काम आएगी। भगत सिंह जी की शुरुआती पढ़ाई लायलपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी स्कूल में हुई थी और उसके बाद उनके पिताजी ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में करवाया। 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का वह दिन, जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने अचानक आकर उस सभा में एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस घटना की खबर जब भगत सिंह तक पहुंची, तब 12 वर्षीय भगत सिंह के बाल मन को गहरी चोट पहुंची। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
वे अब किसी भी तरह ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर करना चाहते थे। इस घटना के लगभग एक वर्ष बाद यानी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 तक चला। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके स्वराज प्राप्त करना। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए अहिंसक तरीके अपनाए। लोगों ने सरकारी नौकरियों, अदालतों, विदेशी कपड़ों और स्कूलों का बहिष्कार किया। स्वदेशी अपनाते हुए खादी का प्रयोग किया। 13 वर्षीय बालक भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया। परंतु 4 अथवा 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों की ब्रिटिश हुकूमत के पुलिसकर्मियों के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। यह देखकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ आग बबूला हो गई। वह चौरी चौरा के पुलिस थाने को ही आग लगा दी, जिस कारण लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा के कट्टर समर्थक महात्मा गांधी को जब यह बात पता चली, तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह कहकर आंदोलन स्थगित कर दिया कि अभी देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी हिंसक गतिविधियों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिले। असहयोग आंदोलन को वापस लेने की खबर जब भगत सिंह को मिली तो आज़ादी की आशा लगाए हुए उस बाल मन पर पुनः चोट पहुंची। जैसे तैसे समय व्यतीत हुआ। क्रांति की ज्वाला अपने हृदय में लिए हुए भगत सिंह अब युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले थे। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें क्रांतिकारी विचारों के प्रचार हेतु एक मंच प्राप्त हुआ। वे नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नाटकों के अभिनय भी करते थे, ताकि नाटकों के माध्यम से जनता में देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। इसी कॉलेज में भगत सिंह जी की मुलाकात सुखदेव से हुई थी। परंतु आज़ादी की लड़ाई के लिए भगत सिंह जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। यह क्रांतिकारी दल था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी ने की थी। इसकी स्थापना कानपुर में हुई। इस समय भगत सिंह लगभग 17 वर्ष के थे। 16 वर्ष की उम्र में ही परिवार द्वारा भगत सिंह की शादी तय करने की कोशिश हुई थी, परंतु भगत सिंह भारत को आज़ाद किए बगैर शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए परिवार वालों को समझाया, परंतु परिवार के सामने अपना तर्क न चलते देख पिताजी के नाम एक पत्र लिखकर छोड़ दिया और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर समाचार पत्र प्रताप में काम शुरू कर दिया। जो पत्र भगत सिंह जी ने अपने पिता के नाम लिखा, उस पत्र की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी खाशात वायशे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका तावेदार भगत सिंह। कानपुर में ही भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल व बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों से हुई थी। कानपुर आना व 1924 से 1925 के बीच HRA में शामिल होना भगत सिंह के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। HRA में शामिल होने के पश्चात जो पहली बड़ी क्रांतिकारी घटना भगत सिंह को इस दल के क्रांतिकारियों द्वारा देखने को मिली, वह थी काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटना। यह काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को रात में उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास लखनऊ से जा रही ट्रेन के साथ घटित हुआ था। इस लूटमार का उद्देश्य
अंग्रेजों के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाना था। इस ट्रेन रोबरी का नेतृत्व क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। परिणाम स्वरूप इस मामले में लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। जिस समय एचआरए के इन क्रांतिकारियों पर लखनऊ कोर्ट में ट्रायल चलाया जा रहा था, उस दौरान दशहरे के अवसर पर लाहौर में एकत्रित भीड़ पर एक बॉम्ब फेंका गया था। संदेह के चलते पुलिसकर्मियों ने भगत सिंह को मई 1927 में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह अपने पत्र मैं नास्तिक क्यों हूँ में आगे की घटना बताते हैं कि गिरफ्तार होने के बाद मुझे पूरा 1 महीना रेलवे पुलिस हवालात में काटना पड़ा। पुलिस अफसरों से कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पुलिस को मेरे काकोरी दल के साथ संबंधों के बारे में तथा क्रांतिकारी आंदोलन में संबंध मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। पुलिस व सीआईडी अफसर ने भगत सिंह को दल व उनकी गतिविधियों से संबंधित जानकारियां निकलवाने व एचआरए के गिरफ्तार क्रांतिकारियों के विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने के लिए प्रलोभन व धमकियां भी दी, परंतु भगत सिंह के खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और स्वयं भगत सिंह ने भी कहा कि हम अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। जिसके बाद 60,000 रुपये की जमानत पर 4 जुलाई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एचआरए के सदस्यों पर चले मुकदमे में पुलिस राम प्रसाद बिस्मिल व उनके साथियों के खिलाफ सबूत ढूंढने में कामयाब हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को 17 से 19 दिसंबर 1927 के बीच अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। एचआरए के सदस्यों की इतनी गिरफ्तारियां और फांसियों के बाद एचआरए का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इस बात की पुष्टि स्वयं भगत सिंह ने अपने पत्र मैं नास्तिक क्यों हूँ में की है। भगत सिंह लिखते हैं कि अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। कुछ समय तक तो अवश्यभावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा दिखा। उत्साही नेताओं ने हमारा उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। भगत सिंह आगे बताते हैं कि उस समय अध्ययन की पुकार उनके मन की गलियों में गूंज रही थी। वह उन्होंने बहुत अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप उनके विचारों में गंभीरता आई। वे बताते हैं कि जब दल कमज़ोर पड़ गया था, वह कोई विशेष क्रांतिकारी कार्य नहीं हो रहा था, तब उन्हें विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। उन्होंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्सवाद को भी, किंतु अधिक लेनिन, त्रास्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। दोस्तों, जैसा कि भगत सिंह जी ने पूर्व में बताया था कि एचआरए के कई सदस्यों की गिरफ्तारियां और 4 प्रसिद्ध सदस्यों को फांसी हो जाने के बाद अब दल को संभालने व देश आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी अब उनके व उनके बच्चे कुछ साथियों के कंधों पर थी। अतः दल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में गुप्त बैठक आयोजित की गई। यहाँ एचआरए का पुनर्गठन किया गया था। एचआरए को HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया। दोस्तों, इसके बाद भगत सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जिस कारण उनकी प्रसिद्धि यूरोप तक पहुंच गई। इनमें प्रमुख थी सॉन्डर्स की हत्या, बॉम्ब विस्फोट और भूख हड़ताल। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो लाला लाजपत राय जी को अत्यधिक चोट पहुंची। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। इस लाठीचार्ज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट और उनका साथ दे रहे उनका असिस्टेंट
जॉन सॉन्डर्स भी शामिल थे। भगत सिंह व उनके साथियों के लिए लाला लाजपत राय पिता समान पूजनीय व्यक्ति थे। वे लाला जी जैसे प्रसिद्ध नेता के साथ हुई लाठीचार्ज की इस अपमानजनक घटना को सहन नहीं कर सकते थे। अतः भगत सिंह व उनके साथियों ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की ठानी। अतः उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने की योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने के लिए लाहौर में जिला पुलिस के कार्यालय के बाहर तैनात हो गए। परंतु जब सॉन्डर्स कार्यालय से बाहर आया तो राजगुरु और भगत सिंह ने स्कॉट के स्थान पर सॉन्डर्स पर ही गोलियां चला दी। सॉन्डर्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात भगत सिंह व राजगुरु घटनास्थल से फरार हो गए। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र अथवा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। लाहौर में पर्चे बांटे गए कि हमने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया है, इंकलाब जिंदाबाद। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से खोज शुरू कर दी। भगत सिंह सिख युवक थे और उनकी पगड़ी, लंबे बाल और दाढ़ी उनकी पहचान आसानी से बता सकती थी। इसलिए पुलिस से बचने और गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने के लिए उन्होंने अपने बाल कटवा दिए, दाढ़ी मुंडवा ली और अपना भेष बदल दिया। भगत सिंह जी की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भेष भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या के बाद ही धारण किया था। इस प्रकार सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह लाहौर से भागकर सुरक्षित स्थानों पर छिपे रहे, परंतु वे HSRA के सक्रिय सदस्य के रूप में बने रहे तथा अगली क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजनाओं पर विचार करते रहे। तभी फरवरी 1929 में लाहौर में हुई HSRA की एक गुप्त मीटिंग में पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंकने का निर्णय लिया गया। हालांकि ये धुएंधार बम थे। भगत सिंह जी का कहना था कि हम केवल बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विरोध जताने के लिए असेंबली हॉल में बम विस्फोट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इन बमों से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा घायल हो सकते हैं, परंतु मरेगा कोई नहीं। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि इन बम विस्फोटों का उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत व भारत की जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। इस कार्य के लिए भगत सिंह ने अपना नाम आगे किया, परंतु चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य HSRA के सदस्यों ने भगत सिंह का नाम खारिज कर दिया, क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या के कारण उनकी तलाश अभी भी जारी थी। इसलिए बम विस्फोट की जिम्मेवारी बटुकेश्वर दत्त और शिवराम को मिली। परंतु भगत सिंह ने इस योजना को बम विस्फोट तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि बम विस्फोट के बाद आगे क्या क्या करना है यह भी भगत सिंह जी ने सोच रखा था। अतः उनका कहना था कि उन्हें ही इस कार्य के लिए जाने दिया जाए, क्योंकि बम विस्फोट के बाद आगे क्या करना है इसे वे अच्छे से जानते हैं। अतः अपनी जिद के चलते भगत सिंह ने दूसरी मीटिंग बुलवाई और अपनी जिद पर अड़ गए। अंततः इस घटना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को ही चुन लिया गया। दोनों क्रांतिकारी बमों को लेकर असेंबली हॉल दिल्ली में पहुंचे। आज यह भवन भारत का पुराना संसद भवन है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए हुए असेंबली हॉल में दाखिल हो चुके थे। उस समय उन्होंने खाकी रंग की कमीज और पैंट पहन रखी थी, ऊपर से सिलेटी रंग का कोट पहन रखा था। भगत सिंह ने विदेशी हैट भी लगाई हुई थी। असेंबली हॉल में सभा की अध्यक्षता कर रहे विठल भाई पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने लगे। तब भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने एक एक करके 2 बम असेंबली हॉल के ऐसे स्थानों पर फेंक दिए जहां पर किसी भी व्यक्ति की जान को नुकसान न पहुंचे। बम विस्फोट होते ही सारा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। अफरा तफरी मच गई व अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने बैठक स्थगित कर दी। बम विस्फोट के पश्चात भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के पर्चे फेंके। तुरंत असेंबली हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि कोई बाहर न भाग सके व क्रांतिकारियों को पकड़ा जा सके। परंतु दोनों क्रांतिकारियों ने वहां से भागने की तनिक भी कोशिश नहीं की, क्योंकि यह भी भगत सिंह की योजना का एक हिस्सा था कि
जो बम विस्फोट करेंगे वे असेंबली हॉल से भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी स्वयं देंगे, ताकि जब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा तो वे न्यायालय का मंच के रूप में इस्तेमाल कर अपने देशवासियों को यह बता सके कि वे आतंकवादी नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी है। वे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारत को आज़ाद कराने के लिए ही कर रहे हैं। इस प्रकार भगत सिंह देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना भरना चाहते थे और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूकता फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त वहां से भागने के बजाय वहीं खड़े रहे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस डर से उनके पास नहीं जा रहे थे कि कहीं उनके पास हथियार ना हो, परंतु भगत सिंह ने अपनी पिस्तौल को स्वयं ही सरेंडर कर दिया और अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि आगे की योजना को अंजाम दिया जा सके। दोनों क्रांतिकारियों को अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया, ताकि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि अभी पुलिस को कुछ दिन तक यह जानकारी नहीं थी कि जिसे हमने पकड़ा है यह वही सिख लड़का है जिसने सॉन्डर्स को मारा है। इस बात से अनजान थे। अतः बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद दिल्ली की एडीएम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, वहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को उम्र कैद की सजा दी गई। इसके बाद उन्हें लाहौर जेल में रखा गया। भगत सिंह लिखते हैं कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। यह उनके अदम्य साहस, वैचारिक स्वतंत्रता और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद जब भगत सिंह जेल में कैद थे, तब वे जेल में भारतीय कैदियों व ब्रिटिश कैदियों के बीच हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को सह न सके। अतः उन्होंने भारतीय कैदियों के लिए बेहतर भोजन, कपड़े और सुविधाएं, अध्ययन के लिए समाचार पत्र, किताबें व डायरी आदि की सुविधा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल में भगत सिंह का साथ वहां कैद अन्य कैदियों ने भी दिया। इस भूख हड़ताल के लगभग 63 दिनों बाद क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो गई, परंतु भगत सिंह और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। वो उनकी भूख हड़ताल तब तक चलती रही जब तक ब्रिटिश उनकी मांगे मानने को मजबूर न हो गए। यह भूख हड़ताल 14 जून 1929 से 5 अक्टूबर 1929 तक चली, यानी कि लगभग 114 से 116 दिनों तक। जी हाँ, 116 दिनों तक। इस भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह जी पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग उनके समर्थन में खड़े होने लगे। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात तब हुई जब ब्रिटिशों को उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, जिस दौरान भूख हड़ताल चल रही थी, उस दौरान ब्रिटिशों को संदेह हुआ कि यह वही युवक है जिसने सॉन्डर्स की हत्या की है। अतः सॉन्डर्स केस की फाइल को पुनः खोला गया व भगत सिंह पर पुनः ट्रायल चलाया गया। परंतु कुछ गद्दार साथी अंग्रेजों से मिल गए थे, जिनकी गवाही के कारण भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में विशेष ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया था। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 रखी गई। इस बीच भगत सिंह व उनके साथी लाहौर की सेंट्रल जेल में ही रहे। जेल में रहकर भी भगत सिंह निरंतर पढ़ते और लिखते रहे। उनके लिए कई पुस्तकें द्वारका दास लाइब्रेरी से भेजी जाती थी। उस समय यह लाइब्रेरी लाहौर में थी, जो अब चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दी गई है। इस लाइब्रेरी में आज भी उन पुस्तकों को संजो कर रखा गया है जिन्हें कभी भगत सिंह ने पढ़ा था। इतनी पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि किसी तरह कोई आइडिया ऐसा मिल जाए जिससे देश को आज़ाद कराया जा सके। 23 मार्च 1931 की शाम को जब भगत सिंह जेल में बैठकर लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी पुलिसकर्मी ने जब भगत सिंह से कहा कि चलो, आपकी फांसी का वक्त हो चुका है, तब भगत सिंह ने कहा, जरा ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। कुछ देर बाद भगत सिंह ने किताब को बंद करके हवा में उछाल दिया और पुनः पकड़कर नीचे रख दिया और फांसी के लिए चल दिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे उन्हें तो फांसी 24 मार्च को होनी थी, परंतु एक दिन पहले 23 मार्च को क्यों, वो भी शाम के समय? तो दोस्तों, इसके पीछे अंग्रेजों का डर छुपा था। उन्हें डर था कि सुबह तक जन आक्रोश वो विद्रोह भड़क ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो वे भगत सिंह को छुड़ा ले जाएंगे या फांसी को रोकना पड़ सकता है। ब्रिटिश जानते थे कि भगत सिंह उनके लिए एक खतरनाक क्रांतिकारी है।
अतः उन्होंने भगत सिंह व उनके साथियों को एक दिन पहले ही फांसी की सजा देने का निर्णय लिया। इंकलाब का नारा लगाते हुए भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु फांसी के तख्ते पर पहुंचे, जहां शाम लगभग 7:33 पर इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इस समय तीनों की आयु मात्र 22 और 23 वर्ष थी। फांसी देने के बाद उनके शवों के टुकड़े किए गए तथा बोरियों में भरकर नदी के किनारे उन्हें गुप्त रूप से जलाया जाने लगा। जब लोगों को इस बात का पता चला तो वे उस स्थान पर पहुंच गए, परंतु अंग्रेजों ने लोगों के भय से शवों के अधजले टुकड़ों को नदी में फेंक दिया। लोगों ने नदी में से उन्हें निकालकर पुनः तीनों क्रांतिकारियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार हुसैनीवाला नामक उसी स्थान पर किया। अंत में भगत सिंह जी की लिखी पंक्तियों को कहता हूँ कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा, कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।